वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेज की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 27 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। ऑपरेशन के दौरान पाक फौज के 25 जवान वतन पर कुर्बान हुए। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज और बेगुनाह शहरियों के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। ताराजंदा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 17 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए, उनके ठिकाने भी तबाह कर दिए गए। कराची में भी पाक फौज का एक्शन, 4 दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया। 2 जवानों ने अपनी जान पाक वतन पर कुर्बान कर दी। मारे जाने वाले दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद किया गया। सुबह सवेरे दराबिन में 6 दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेज की चौकी पर हमला किया, जिसको मौसर अंदाज में नाकाम बना दिया गया। जिसके बाद बुजदिल दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी पोस्ट से टकरा दी। इमारत गिरने से 23 जवान शहीद हो गए। भरपूर जवाबी कार्रवाई में तमाम दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। दिफाई तजियाकारों का कहना है खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में ऑपरेशन जारी हैं। अमन दुश्मनों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। मुसल्लह फौज मुल्क में क़याम अमन के लिए पुरज़्म है। कौम को पता चलना चाहिए कि पाकिस्तान की मुसल्लह फौज सिक्योरिटी फोर्सेज तेज जमा मर्दी से इनका मुकाबला कर रही हैं और आपके सामने 27 दहशतगर्द मारे गए हैं। इस पीक के मुसल्लह फौज डिटर्मेंट है कि मुल्क से दहशतगर्दी ने खत्म करनी है और जितने भी ऐसे लोग हैं जो मुल्क में दहशतगर्दी कर रहे हैं उनको किसी जगह टिकने की जगह नहीं देंगे। बहुत बड़ी फाइट है, स्पेशली DI खान के जो पहाड़ी इलाके हैं, दराबंद और दराजंदा वगैरह, इनमें आई थिंक मेजर रिपोर्ट्स थी और मेजर ऑपरेशन चल रहा है। इसी तरीके पाकिस्तान को काफी कामयाबी मिली और 27 दहशतगर्दों को ठिकाना लगाया गया। पाकिस्तान ने तो अपने एरिया महफूज करना है और उसके लिए चाहे जितनी कुर्बानी देनी पड़े, इंशाल्लाह मुसल्लह फौज, पुलिस, लॉ एनफोर्समेंट, फ्रंटियर फोर्स तमाम इस चीज को इंश्योर करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अल अजीजिया केस में भी बरी हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब के रेफरेंस एहतसाब अदालत को भेजने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल औरंगजेब पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, वाजिद ज़िया ने जो नतीजा अखज़ किया वो किन दस्तावेज की बुनियाद पर किया गया वो हमें दिखा दें। समाअत मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया गया। कुछ देर बाद मुख्तसर फैसले में सजा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपीलें मंजूर करते हुए कायद नून लीग को बरी कर दिया गया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने 24 दिसंबर 2018 को अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में 7 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई थी। क्या कहना चाहेंगे? नून लीग के रहनुमा आजम नजीर तारड़ कहते हैं नवाज शरीफ अदालत से सुरखरू हुए। नवाज शरीफ पर जो नाअहली की तलवार लटक रही थी वो भी आज खत्म हो गई है। शुक्र है जी अल्लाह का, अल्लाह ताला ने उन्हें सुरखरू किया है। और जो बात बड़े सालों से कही जा रही थी कि ये पैडेड केसेस हैं, ये बनाए गए हैं, जिस तरह उजलत में ये सारा कुछ किया गया, आज उसका रिजल्ट आप सबके सामने है। ये केस एट लेंथ आर्ग्यू हुआ है, दोनों फ्रीकैन ने दलाइल दिए। आज नैब ने भी पूरी तरह जो कुछ उनके पास था वो सामने रखा, लेकिन अल्लाह ताला ने सुरखरुई की मियां नवाज शरीफ की और कानून के मुताबिक जो अपील है उनकी वो मंजूर की गई है, उनकी कन्विक्शन खत्म कर दी गई है और उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया है इस मुकदमे में से भी। मियां नवाज शरीफ साहब के सर पे जो नाअहली की तलवार लटकाई थी वो आज खत्म हो गई। भुट्टो की सजा के खिलाफ रेफरेंस की पहली समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह ने समाअत की कानूनी हैसियत पर सवाल उठा दिए। जस्टिस मंसूर ने कहा, हकाइक की बुनियाद पर फैसले को हाथ भी नहीं लगा सकते। चीफ जस्टिस काजिफा अजीजा की जेर सदारत 9 रुकनी बेंच ने समाअत की। अदालती मुआविन मुकर्रर करते हुए समाअत जनवरी के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट में जुल्फकार अली भुट्टो सजा के खिलाफ सदारती रेफरेंस की समाअत शुरू। अदालत ने साबिक चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह और जस्टिस दुर्रा पटेल के इंटरव्यूज के मुकम्मल ट्रांसक्रिप्ट तलब कर लिए। उन्होंने कहा था कि कहते हैं जो मार्शल लॉ लगता है तो हमें मार्शल लॉ वालों की बात सुननी पड़ती है। We'll want to have these whatever. We will give the videos as well as the transcripts. Exactly. We'll do that. जस्टिस मंसूर अली शाह ने सदारती रेफरेंस पर सवालात उठाते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट भुट्टो केस में फैसला सुना चुकी, नजरसानी भी खारिज हो चुकी, एक खत्म हुए केस को दोबारा कैसे देख सकते हैं? Because the factual position of the judgment can't touch a judgment given by this court and look at it at a policy level. And we have no jurisdiction to review, second review or look at it through a second appeal. There is no such concept under 186. If this happens, then tomorrow there could be references. We keep opening all our judgments. जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने नुक्ता उठाया कि फैसले में 3 जज और भी थे
جو کچھ جسٹس نسیم حسن شاہ نے انٹرویو میں کہا، کیا اسے قانونی سوال بنایا جا سکتا ہے؟ جسٹس نسیم حسن شاہ اختلاف کر سکتے تھے تو ان پر کیا دباؤ تھا؟ آپ کو بتائیں کہ جسٹس مظاہر نقوی نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور سپریم کورٹ کے ججز کے نام خط لکھا ہے۔ تفصیلات کیا ہے جانیں گے راجہ محسن اجاز سے۔ راجہ محسن بتائے گا خط کے متن میں کیا کہا گیا ہے؟ دیکھیے، یہ اوپن لیٹر لکھا گیا ہے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کی جانب سے چیف جسٹس آف پاکستان جو چیئرمین سپریم جوڈیشل کاؤنسل بھی ہیں انہیں اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے تمام معزز جج صاحبان کو۔ اس خط کے حوالے سے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی لکھتے ہیں کہ میرے حوالے سے سپریم کورٹ کے 2 ججز جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے ممبرز بھی تھے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق مسعود، انہوں نے جو سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال تھے انہیں خط لکھا اور اس میں یہ کہا گیا کہ جو میرے حوالے سے شکایات ہیں وہ غیر یقینی کے بادلوں تلے جو چھوڑنا وہ عدلیہ کی ساکھ کو مجروح کر رہا ہے، لہٰذا اس کے اوپر کوئی آگے بڑھا جائے۔ انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ کیا جو آنریبل چیف جسٹس اس لمحے تک غیر یقینی کے بادل جو ان کی اور عدلیہ کی ساکھ پر منڈلا رہے ہیں انہیں ختم کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں؟ اپنے گوشواروں میں قانونی طور پر حاصل اور ظاہر کیے گئے اثاثوں پر مجھے سوال اٹھایا گیا، جبکہ معزز چیف جسٹس اپنے ظاہر شدہ اثاثوں کے حوالے سے کیا استثناء رکھتے ہیں؟ کیا چیف جسٹس کے اس تضاد کا کوئی قانونی یا راجہ محسن اجاز اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ اور اب اسپورٹس، قومی ٹیم نے انڈر 19 ایشیا کپ کے سیمی فائنل میں جگہ بنا لیا، افغانستان کو 83 رن سے شکست دے دی، ایونٹ میں فتوحات کی ہیٹ ٹرک بھی کر لی۔ دبئی میں کھیلے گئے میچ میں پاکستان نے پہلے بیٹنگ کی، جواب میں 304 رنز کے تعاقب میں افغان ٹیم 220 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ عبید شاہ، طیب عارف کی شاندار بولنگ 3 وکٹیں اڑائیں، شاہزیب خان نے 79، شامل حسین نے 75 اور ریاض اللہ نے 73 رنز بنائے۔ مزید خبروں کو بلیٹن کا حصہ بنائیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ اور اب کچھ بات غزہ کی۔ اسرائیلی فورسز کی غزہ میں وحشیانہ بمباری جاری ہے، 24 گھنٹے میں مزید 200 فلسطینی شہید ہو گئے۔ رفح میں اسرائیلی طیاروں نے 2 گھروں کو نشانہ بنایا، 24 نہتے فلسطینی شہید ہو گئے۔ شہید ہونے والوں میں 7 بچے بھی شامل ہیں۔ شمالی غزہ کے ساتھ جنوب میں بھی اسرائیل کی دہشت گردی جاری، خان یونس میں ایک گاڑی پر میزائل سے حملہ کیا گیا، 7 مسافر شہید ہو گئے۔ نصیرات کیمپ میں بھی ایک گھر پر بمباری کی گئی، درجنوں فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فورسز مسلسل اسپتالوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ کمال عدوان اسپتال پر حملے میں 2 خواتین شہید ہو گئیں۔ جبالیہ میں العودہ اسپتال میں فائرنگ سے سرجن شہید ہو گئے۔ 2 ماہ میں العودہ اسپتال کے 5 ڈاکٹر شہید ہوئے۔ امریکہ میں مقیم سکھ رہنما گرپتون سنگھ پنو کے قتل کی بھارتی سازش، ایف بی آئی ڈائریکٹر بھارت پہنچ گئے۔ ایف بی آئی ڈائریکٹر نے نئی دہلی میں سی بی آئی ڈائریکٹر کے ساتھ قتل کی سازش کا معاملہ اٹھایا۔ امریکہ نے سکھ رہنما کی امریکہ میں قتل کی سازش کو ناکام بنایا۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ اور اب بات کریں گے سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی پر کل فرد جرم عائد ہوگی۔ سماعت کے دوران خصوصی عدالت کے جج ابو الحسناء ذوالقرنین نے ریمارکس دیے، آؤٹ آف دی وے جا کر ریلیف دیا، میرٹ پر جس کا جو حق بنتا ہے دیا جائے گا۔ پی ٹی آئی وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ جلد بازی اور عجلت میں آگے بڑھ رہے ہیں، ایسا نہ کیا جائے، جس پر عدالت نے کہا کہ کوئی پوائنٹ بتا دیں کہاں جلدی ہوئی ہے یا عجلت دکھا دی۔ پی ٹی آئی وکیل نے کہا کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے 2 فیصلوں کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے۔ پروسیکیوٹر ذوالفقار عباس نقوی نے کہا کہ ہائی کورٹ نے عدالت کو سماعت سے نہیں روکا، عدالت فرد جرم عائد کرنے کی کارروائی مکمل کرے۔ جج ابو الحسناء ذوالقرنین نے کہا کہ جو بھی فیصلہ کریں گے میرٹ پر کریں گے، جو لوگ جیل میں ہیں اگر ان کا جرم نہیں بنتا تو رہا ہونا چاہیے، متوازن اور نیوٹرل ہو کر کیس کا چلا رہا ہوں۔ 7 دن پورے ہو گئے، الیکشن کمیشن ہمیں سرٹیفکیٹ جاری کرے۔ بیرسٹر علی ظفر کہتے ہیں عام انتخابات کا شیڈیول آنے والا ہے، 14 دسمبر سے بات آگے گئی تو یہ توہین عدالت ہوگی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی خان کا کہنا ہے صرف ایک جماعت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، پی ٹی آئی کسی صورت الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کرے گی۔ الیکشن ایکٹ 2017 وہ بڑا واضح ہے، انٹرا پارٹی الیکشن جب ہو جائیں تو ایک سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے چیئرمین صاحب کی طرف سے جو پارٹی کے چیئرمین ہوں، تو الیکشن کمیشن کو اس کو ماننا پڑتا ہے۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ الیکشن میں کوئی ایشوز ہیں، وہ کوئی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی عدالت نہیں ہے کہ وہ اس کو ایگزامن کر سکے کہ الیکشن درست ہے کہ نہیں۔
इलेक्शन एक्ट में ये लिखा है कि 7 दिन के अंदर अंदर सर्टिफिकेट जारी करना है PTI को। हमारी डिमांड है आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि वो 7 दिन पूरे हो गए हैं, आप हमें सर्टिफिकेट तो जारी करें। जिन्होंने दरखास्तें की हैं वो हमारी पार्टी के मेंबर्स नहीं हैं, उन्होंने कभी भी कोई दरखास्त नहीं दी कि हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। 8 फरवरी को इलेक्शन है, 14 से आगे शेड्यूल नहीं ले जा सकती इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अगर ले जाएगी तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म की खिलाफ वर्जी होगी। 175 पार्टियों में से सिर्फ एक पार्टी को चुन के उसके इलेक्शन को देखा जा रहा है, बल्कि इस मैटर में बहुत गैर जरूरी ताखीर की जा रही है। कोई भी इलेक्शन फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट नहीं होंगे अगर 70% पॉपुलैरिटी वाली पार्टी को इलेक्शन के प्रोसेस से आउट किया जाए या उसके प्रोसेस को क्वेश्चन किया जाए। PTI किसी सूरत इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं करेगी। अकबर एस बाबर कहते हैं पार्टी के रुकने से मुतालिक तहरीक इंसाफ के वुकला प्रोपेगेंडा कर रही हैं, जजेस और आईनी इदारों को गुमराह कर रही हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल से दरख्वास्त है इनके लाइसेंस मुअत्तल किए जाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वुकला उन्होंने अपना ये झूठ बोलने का जो सिलसिला है कि अकबर एस बाबर PTI का मेंबर नहीं है, अब हमने ये फैसला किया है जहाँ जहाँ जिस जुडिशल लीगल फोरम में वो ये बात या ये दलील देते हैं, हम ये दरख्वास्त करेंगे कि इनके खिलाफ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स की जाए। पाकिस्तान बार काउंसिल से भी रजू करेंगे सबूत के साथ कि इन तमाम वकला के जो लाइसेंसेज हैं वो सस्पेंड किए जाएं, क्योंकि ये अदालतों को गुमराह कर रहे हैं और ये मिसकॉन्डक्ट के जुमरे में आता है। दिख रहा वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर के स्टॉक एक्सचेंज का दौरा, कारोबारी शख्सियात से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए का कहना है कि ताजिरों ने वज़ीर आज़म को कहा मौजूदा सेटअप 2 साल तक जारी रहना चाहिए। मईशत की मुकम्मल बहाली के लिए पॉलिसियों का तसलसल जरूरी है। मुलाकात में ताजिरों की अक्सरियत ने निगरान सेटअप को जारी रखने का मुतालबा किया। निगरान वज़ीर आज़म ने चंद रोज कबल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कराची का दौरा किया था। सऊदी कंपनी अरामको ऑयल की पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी। गैस एंड ऑयल पाकिस्तान लिमिटेड के 40% शेयर्स खरीद लिए। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया है कि सऊदी ऑयल कंपनी ने गो कंपनी के 40% शेयर्स खरीद लिए हैं। अरामको कंपनी के पाकिस्तानी फ्यूल रिटेल मार्केट में यह पहली सरमायाकारी है। कंपनी के पाकिस्तान में पेट्रोल पंप चेन और लुब्रिकेंट ऑयल का बिजनेस है। कंपनी के रिटेल स्टेशन के जरिए अरामको अपनी रिफाइंड मसनूआत फरोख्त करेगा। और अब वेदर न्यूज। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। स्कर्दू में दर्जा हरारत -7 तक गिर गया। कालाम, गिलगित और श्रीनगर में दर्जा हरारत -5 रिकॉर्ड किया गया। कोयटा में -2 तक रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद 3, पिशावर 7, लाहौर 7, कराची 15 दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक शिमाली अजला में शदीद सर्दी और मतला जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। पंजाब, KP के मैदानी इलाकों, बालाई सिंध में धुंध छाए रहने का इम्कान है। बलोचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम खुश्क, जबकि शिमाली अजला में सर्द रहेगा। सर्द मौसम में सरसों का साग, मक्खन का तड़का और मकई की रोटी कराची वालों की भी मरगूब खाना बन गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं चांद नवाब। पंजाब के लहलहाते खेतों का साग और मकई की रोटी और खुशबूदार मक्खन कराची की आवाम का सर्दियों में पसंदीदा डिश बन गई। मकई का आटा होता है इसमें और बाकी और बहुत सारी चीजें मिलती हैं। उसके बाद ये सर्दियों की खास सौगात है हमारे पास। इसमें हम लोग देसी घी डालते हैं और मक्खन डालते हैं। सर्दियों में खास तौर पर मकई की रोटी और सरसों का साग तैयार करते हैं। सर्दी का मौसम है, हम लोग इधर एंजॉय करने आए हैं। मकई की रोटी बहुत अच्छी मिलती है। तो यहाँ साग और मक्खन बड़ी जबरदस्त बनता है, ये खाने आए। मक्खन के साथ हो तो बहुत ही ज्यादा मजा आता है। मकई और सरसों का साग जो है बहुत बेहतरीन ट्रेडिशनल डिश है। सर्दियों में मकई की रोटी और साग पर मक्खन डला हुआ हो, इसकी खुशबू खाने का मजा दोबाला कर देती है। मकई की रोटी हो और सरसों का साग, सर्दी का मजा दोबाला हो जाता है। कैमरामैन शाहिद ईरानी के साथ चांद नवाब, ARY न्यूज़, कराची। लाहौर के होम इकोनॉमिक्स कॉलेज में ABS की तालिबात ने स्ट्रीट आर्ट नुमाइश का एहतमाम किया। रिपोर्ट कर रही हैं सिद्रा गयास। होम इकोनॉमिक्स कॉलेज में सजा स्ट्रीट आर्ट, जहां पर फैशन और फोटोग्राफी की तालिबात ने अपने फन के जौहर दिखाए। स्ट्रीट आर्ट नुमाइश का इफ्तिताह वजीर आला पंजाब की बेगम वर्दा नकवी ने किया और तालिबात की काविश को खूब सराहा। फाइन आर्ट्स की तालिबात का कहना था उन्होंने मुख्तलिफ स्टफ पर मुख्तलिफ रंग बिखेरे हैं।
ہم نے ان کے پراپر ایک موٹیوز بنائے ہیں. اس کے اندر کلرز ہم لوگوں نے خود سلیکٹ کیے ہیں جو موسٹلی فنکی کلرز ہوتے ہیں, ریڈ, بلو, اس ٹائپ کے جو ٹرک آرٹس میں بیسکلی یوز ہوتے ہیں. میں نے اپنے اسٹریٹ آرٹ کو اور ماڈرن آرٹ کو مکس کیا ہے, جس میں میں نے جینز کا کپڑا یوز کیا ہے. میرا جو تھیم ہے وہ ہے اسٹریٹ اسٹائل, ٹھیک ہے. اس میں نے ویلویٹ اور کاٹرائی یوز کی تھی, اس کے اوپر میں نے ڈفرینٹ موٹیوز بنائے تھے, اور اس کا جو کام ہے وہ زیادہ تر ہاتھ کا کام ہے, اور اس میں نے ستارے اور ایمبرائڈری کا استعمال کیا تھا. نمائش میں طالبات نے پاکستان کی اسٹریٹ آرٹ کو تصاویر اور کپڑوں پر مختلف انداز میں پیش کیا. کیمرہ مین آفتاب احمد کے ساتھ صدرہ غیاث, CRY نیوز, لاہور. اور اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ARY News.tv اور دیکھتے رہیے ARY News.